हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीटी। आज हम गाला सैंपल पेपर 6 का सेक्शन सी सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमसे पूछा है आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, वाइल केयरफुली रीडिंग द डायग्राम। डायग्राम देख के हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स देना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट हैपेंस ऑन हीटिंग कॉपर पाउडर। एक्चुअली इस डायग्राम में मैं आपको बता देता हूं क्या हो रहा है। ये हमारे पास एक चाइना डिश है। ठीक है, चाइना डिश, ये ग्लास वाला, जिसमें क्या रखा गया है, जिसमें कॉपर पाउडर रखा गया है और कॉपर पाउडर को क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। ठीक है, अब इसी को समझते हुए हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर हम कॉपर पाउडर को हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, जब भी हम कॉपर पाउडर को हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कॉपर टू ऑक्साइड मिलता है। नेक्स्ट यहां पे पूछा गया है कि कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होगा, तो ये कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक होगा। थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि अगर मैं इसमें हाइड्रोजन गैस पास करूं, ठीक है, अगर कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन गैस पास करूं तो हमें क्या होगा, तो जब मैं कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन गैस पास करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे प्योर कॉपर मिलेगा। क्लियर, और वाटर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सम कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्या होते हैं कि मेटल्स आर लस्टर, ठीक है, उनके पास शाइनिंग प्रॉपर्टीज होती है। दे आर डक्टाइल, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, दे आर हार्ड, दे आर सोनरस, दे आर लस्ट्रस। तो कितनी सारी प्रॉपर्टीज है। वहीं यहां पे लिखा हुआ है कि दे आर मेलेबल एंड डक्टिलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, सोनोरस, अच्छा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, दे आर जनरली हार्ड। तो यही सारी चीजें हैं, ठीक है, आपके मेटल्स की प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। हम सबको पता है कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं या हमारा टेबल सॉल्ट भी ये कहलाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो ये NaCl होता है ये जनरली क्या होता है, अलग अलग होता है। क्लियर, अब इनको साथ में लेके आना है। ठीक है, और ये साथ में आते क्यों हैं, साथ में इसलिए आते हैं क्योंकि इनको एक कंपाउंड बनाना है, राइट। और कंपाउंड बनाने के लिए साथ में कैसे आते हैं, क्योंकि ये लोग क्या है, ये एक मेटल है और ये क्या है, एक नॉन मेटल है। ठीक है, तो हमेशा जो जनरली जो कंपाउंड्स बनते हैं वो आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स की वजह से बनते हैं। क्लियर, तो यहां पे सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है। ठीक है, अब क्या होता है कि हमें इनको क्या करना है, कंबाइन करना है। कंबाइन मतलब इनको जोड़ना है। अब जोड़ने के लिए हमें कुछ चीज तो चाहिए होगी, तो हमें एक बॉन्ड चाहिए होगा, राइट। वो बॉन्ड कौन सा होता है, उस बॉन्ड को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। अब बात ये आती है कि व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से आपका कंपाउंड बनता है, उसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। और ऐसे कंपाउंड जो आयोनिक बॉन्ड की वजह से बनते हैं उनको हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। क्लियर, ठीक है, तो मैंने जो भी आपको बताया वो सारी बातें यहां पे लिखी हुई हैं। तो हमें पता है कि जो सोडियम है उसका एक्चुअली एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, राइट। 11 एटॉमिक नंबर होने की वजह से, राइट, उसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1, 8 और 11। क्लियर, तो एक आउटर मोस्ट में क्या बचा, एक इलेक्ट्रॉन बचा, राइट। तो हमें क्या करना है, इसके आउटर मोस्ट शेल को फुलफिल करना है। तो जिसकी वजह से क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसी तरीके से क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 287, तो इसका आउटर मोस्ट में कितना है, 7। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा। क्लियर, अभी हम आगे देखते हैं कि कैसे होता है। अब हमने यहां पे देखा, ठीक है, हमने क्या किया, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया। चलिए मैं आपको इधर बना के दिखा देता हूं। जैसे कि ये सपोज करिए क्लोरीन है, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, प्लस सॉरी सोडियम के आउटर मोस्ट में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है। यहां पे क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में है आपका 1 2 3 4 5
6 और यहां पे 7। क्लियर? अब क्लोरीन, अब क्या कहते हैं, इन दोनों को क्या करना है, अपने को स्टेबल करना है, अपने आप को स्टेबल करना है। तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो ये क्या करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से डोनेट कर देगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके पास, इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसने किया तो इसके पास भी कितने बच गए, इसके पास भी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर? इसमें यही सब आपको बना के बताया गया है, राइट? और इस वजह से क्या हो जाएगा, फिर आपका बॉन्ड बन जाएगा, दैट इज NaCl। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें ह्यूमन ब्रेन को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से है। ठीक है, सब लोगों को पता होगा। ठीक है, अब हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो जनरली क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, एक हमारा फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और हिंड ब्रेन होता है। ठीक है, अब ये जो हमारा फोर ब्रेन होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारा वॉलंटरी एक्शंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अभी हम फोर ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, वॉलंटरी एक्शंस करने के लिए हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, वॉलंटरी एक्शंस कौन से, जो हम अपनी इच्छा के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि स्पेशलाइज फॉर हियरिंग, स्मेलिंग, साइटिंग। ठीक है, इसमें और क्या होता है, एक आपका सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम क्या होता है, सेरेब्रम, राइट, फोर ब्रेन का पार्ट होता है जो हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन होता है। क्लियर? ठीक है, जनरली ये क्या करता है, ठीक है, मैसेजेस, जैसे कि हमें स्टिमुलस, किसी ने हमें टच किया तो क्या हमें उससे रिएक्ट करना है, तो उन सब चीजों को भी क्या करता है, या उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है और इंटरप्रेट करके हमें बताता है कि एक्चुअली हमें डिसीजन क्या लेना चाहिए। ठीक है, उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। फिर ये वॉलंटरी मसल्स के लिए यूज होता है। ठीक है, ये हमारे हंगर के साथ भी कंट्रोल होता है। कभी कभार आपने देखा होगा कि हमें भूख लग रही है बट हमने सोच लिया कि नहीं यार अभी तो हम खा नहीं सकते, तो थोड़ी देर बाद क्या होती है, भूख खत्म हो जाती है। तो इट इज एसोसिएटेड विद हंगर ऑल्सो। ठीक है, मोटर एरियाज, इन सब चीजों से क्या होता है, ये सब कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हमारे पास मिड ब्रेन है। तो मिड ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन और आपका हिंड ब्रेन, ये दोनों क्या होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं। ये भी आपका इनवॉलंटरी होता है और ये भी आपका क्या होता है, इनवॉलंटरी होता है। क्लियर? लेकिन ये हिंड ब्रेन है, इसके कोई पार्ट्स नहीं होते। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या होता है कि जनरली हमारे क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ विजुअलाइजेशन, राइट, हमारा जो प्यूपिल का साइज होता है वो क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, प्यूपिल का साइज कौन कंट्रोल करता है, तो दैट इज आइरिस। ठीक है, तो ये जनरली आइरिस, ठीक है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। देन ये हमारे ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, ठीक है, अब जो हमें सुनाई देता है, जैसे कि सपोज करो मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मुझे कोई बोलेगा कि भागो वहां से कुछ आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, तुरंत भागने लगूंगा, क्योंकि मेरे क्या ऑडिटरी नर्व्स ने काम किया, मेरे को सुनाई दिया कि मेरे पे हमला होने वाला है या मैं डेंजर में हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं भाग जाऊंगा। तो इस तरीके से ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस भी यहाँ पे लोकेटेड होते हैं और उसकी वजह से ये एक्शन लेते हैं। नेक्स्ट है हिंड ब्रेन, दैट इज द थर्ड पार्ट। हिंड ब्रेन क्या होता है, पोन्स, इट इज कंसिस्ट ऑफ पोन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम, राइट। यहां पे याद रखना, वहां पे सेरेब्रम था, यहां पे सेरेब्लम है। क्लियर? अब देखो ये जो सेरेब्लम है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। ये क्या करता है, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारे राइट बॉडी में जो बॉडी का पोस्चर होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, सेकंड जो ये हमारा मेडुला होता है, ये मेडुला क्या करता है, हमारी ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करता है। ठीक है, हम ना ही ज्यादा जोर से सांस ले ना ही ज्यादा धीरे सांस ले, वो हमारी ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करता है। जैसे कि याद होगा आप, हमें लगता है कि अगर हम अपनी सांसें बंद कर देंगे तो क्या हम मर जाएंगे, नहीं, हम अपने से सांस बंद करके कभी भी नहीं मर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जो कहते हैं सांस बंद करना एक वॉलंटरी एक्शन हो सकता है, लेकिन एक टाइम के बाद ये आपका इनवॉलंटरी एक्शन होता है, बॉडी अपने आप ही क्या करेगी, सांस लेना स्टार्ट कर देगी, राइट। इट इज बिकॉज ऑफ मेडुला। देन पोन्स, पोन्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो हमारी बॉडी में जो सलाइवेशन होता है, जो हमारा सलाइवा बनता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वॉमिटिंग, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें क्या होती है, आपकी कंट्रोल करती हैं किसके द्वारा, आपका हिंड ब्रेन के द्वारा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि आपकी ये पर्टिकुलर जो फ्लावर्स हैं, इन फ्लावर्स के बारे में, इनके जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उनको आप एक्सप्लेन करो, राइट। तो देखिए हम पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट लिखा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर दो चीज आती हैं,
एक होता है हमारा स्टेमन और सेकंड होता है हमारा एंथर। ठीक है, अब हमें इनके फंक्शंस भी पता होने चाहिए। देखिए एक्चुअली जो ये एंथर होता है ये क्या करता है, मेल गैमेट बनाने का काम करता है। एंड व्हाट इज मेल गैमेट, जो हमारा पोलन ग्रेन्स होता है उसको क्या करता है, ये फॉर्म करता है, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, राइट। ठीक है, तो ये मेल गैमेट फॉर्म करेगा, राइट, मेल गैमेट दैट इज पोलन ग्रेन्स। ये स्टेमन क्या करता है, ये स्टेमन, ठीक है। अब देखो जो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, वो आपके इंसेक्ट हुए, ठीक है, छोटे छोटे कोई भी आपके चीजें हो सकती हैं, आपका एयर हो सकता है, तो वो क्या करता है, वो इस लायक बनाता है इसको कि ताकि मेल गैमेट को इस लायक बनाता है ताकि वो क्या कर सके, आपके ट्रांसफर हो सके। ठीक है, वो ओवरी तक ट्रांसफर हो सके, वो किसका काम होता है, वो आपका स्टेमन का काम होता है। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं कि देखिए ये ऊपर वाला पार्ट जो है, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ आपका स्टेमन के अंदर आपका एंथर एंड फिलामेंट आते हैं। ठीक है, तो ये एंथर हुआ एंड थर्ड इज फिलामेंट। ठीक है, तो ये स्टेमन के अंदर एंथर एंड फिलामेंट आते हैं और जो फिलामेंट होता है वो आपका ट्रांसफर होने लायक किसको बनाता है, मेल गैमेट को बनाता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए एंथर और फिलामेंट हुआ, राइट। देन इसके बाद आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आता है दैट इज पिस्टिल। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहते हैं हम, पिस्टिल। एंड पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, अब इनको समझते हैं। जैसे ये स्टिग्मा है, राइट। अब ये स्टिग्मा क्या है, देखिए ये ऊपर वाला पार्ट है स्टिग्मा, ध्यान से देखिएगा, ये स्टिग्मा वाला ऊपर वाला पार्ट है। अब इस स्टिग्मा में क्या होता है ना कि स्टिग्मा बहुत ज्यादा, ठीक है, स्टिकी टाइप होता है और पोलन ग्रेन्स भी क्या होते हैं, स्टिकी होते हैं। तो क्या होता है कि जैसे कि इंसेक्ट हुए, एयर हुए, किसी वजह से जब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं तो ये ऊपर वाले पार्ट में क्या होते हैं, आके स्टिक हो जाते हैं। समझ में गया, स्टिक, क्योंकि दोनों स्टिकी है, स्टिक हो जाते हैं। अब जैसे ये स्टिक होते हैं तो ये स्टाइल क्या करता है, यहां से पोलन ट्यूब्स को फॉर्म करता है। ये स्टाइल के अंदर क्या होता है, पोलन ट्यूब्स होते हैं। अब ये पोलन ट्यूब्स का काम क्या होता है, ये पोलन ट्यूब्स का काम होता है कि इन पोलन ग्रेन्स को क्या करे, ओवरी तक किसी भी तरीके से क्या करे, आपका ट्रांसफर करे। किसको ट्रांसफर करे, पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करे। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, पोलन ट्यूब्स के थ्रू आपका पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं, कहां पे, ओवरी में। क्लियर। अब ये लास्ट वाला पार्ट है दैट इज ओवरी। अब ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओवरी के अंदर होते हैं फीमेल गैमेट्स, राइट। फीमेल गैमेट्स होते हैं, तो हमें पता है कि अगर सीड फॉर्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट्स को क्या करना पड़ेगा, आपस में फ्यूज करना पड़ेगा। और फ्यूज करने से क्या होगा, आपका जायगोट बनेगा, जो कि आपका यहीं पे बनता है। ठीक है, जायगोट बनता है, देन उसके बाद एम्ब्रियो बनता है और उसके बाद फिर आपका सीड बनता है। तो यहाँ पे यही सब लिखा गया है, इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, येलोइश कलर का होता है जनरली। अगर हम कभी हाथ लगाएं, ये सब चीजें करें, तो हमें दिखता है कि वो पर्टिकुलर ऐसे चिपचिपा दिखता है फूलों के ऊपर, अगर हम हाथ लगाएं तो दैट इज व्हाट, दैट इज द पोलन ग्रेन। ठीक है, तो वहीं फिर उसके बाद ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि यहाँ पे भाई साहब ये पिस्टिल होता है, पिस्टिल के अंदर वाले पार्ट ओवरी होते हैं, स्टाइल होते हैं और स्टिग्मा होते हैं। क्या क्या ये काम करते हैं, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे बताया। इसके अलावा यहां पे 2 तरह के फ्लावर्स और होते हैं दैट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। अब देखिए हमारे पास 2 तरह के फ्लावर्स होते हैं, 2 तरह के सेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। एक हमारे पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, एक हमारे पास बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मतलब कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेक्स ऑर्गन्स है, मतलब आइदर वो मेल है या फीमेल है, दोनों नहीं है। बट बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर क्या होता है कि वो मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। ठीक है, जैसे हिबिस्कस, राइट, हम लोगों ने पिछले वाला एग्जाम्पल देखा। ठीक है, अगर हम इधर ध्यान से देखें तो ये पर्टिकुलर के इसके अंदर स्टेमन भी है और उसके अंदर पिस्टल भी है। तो इसके अंदर कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, दोनों है। इसका मतलब ये क्या हुआ, बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल आपका क्या हुआ, फ्लावर हुआ। तो हमारे पास ऐसे 2 फ्लावर्स होते हैं। क्लियर। यहाँ पे यूनिसेक्सुअल जिसमें कि मेल और फीमेल हो, और आपका बाइसेक्सुअल मतलब कि आपके दोनों होते हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे सिंपल क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें इतना जाना करने की जरूरत नहीं है। जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जिसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें गैमेट्स फॉर्म नहीं होते, जिसमें गैमेट्स फॉर्म होते हैं, जिसमें वेरिएशंस आपके नहीं होती, इसमें वेरिएशंस होती हैं। ठीक है, इसमें मायोटिक सेल डिवीजन होता है, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से आगे आगे, मतलब ऐसे। इस गैमेट्स में क्या होता है, मेयोसिस होता है, जिसमें क्या होता है 1 से आपके 4 सेल्स रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके लार्ज नंबर होते हैं एक ही बार में, बट यहाँ पे आपके
कब नंबर्स एक ही बार में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाई एनर्जी होती है, यहाँ पे लो एनर्जी होती है। दिस इज टाइम टेकिंग, दिस इज नॉट टाइम टेकिंग, ठीक है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, एक न्यूमेरिकल है, राइट, लाइट का। चलिए आइए कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। और ये तो एग्जाम्पल है बुक का, लेकिन फिर भी कैसे होगा, चलिए देखते हैं, ठीक है। क्या बोला गया है, एन ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर इन साइज, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज क्या है, आपका 4 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर के लिए मैं क्या लिखूं, मैं लिखूं HO मीन्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इज प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, मतलब 25 सेंटीमीटर मतलब U दिया हुआ है। और हमें पता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो इसका साइन कैसा आएगा, माइनस। और कौन सा क्या है, ये मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है, तो यहां पे तो सब कुछ माइनस में आएगा, ठीक है। और फोकल लेंथ F भी दिया हुआ है अपने को, F कितना दिया हुआ है, दैट इज 15, पर ये भी लेफ्ट साइड में बनता है, इसलिए अब मैंने क्या लिया, -15। हमें यहां पे क्या दिया हुआ है, V नहीं दिया हुआ है, तो हमें V निकालना है। तो V निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना है, दैट इज 1/-25, ठीक है। ये हुआ 1/v, और 1/v तो निकालना ही है, प्लस 1/-25, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या हुआ, 1/-25, ये 1/v, ये देखो प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये कितना होगा, कुछ गलत लिख दिया, 1/15 है ये, ठीक है। ये क्या आपका 1/15 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/25, क्लियर, क्योंकि ये प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये भी आपका माइनस में, तो 1/15, ठीक है, उसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/25 इज इक्वल्स टू 1/v, क्लियर। अब 15 एंड 25 का एलसीएम लेंगे तो देखते हैं कितना आता है। 15 और 25 का एलसीएम लिया तो 5 की टेबल से क्या था, 3 और ये 5, 15 5 75 आया। कितना है इसका एलसीएम, 75, ठीक है। तो आपका 75 एलसीएम आया, 15 की टेबल में 75 को आता है आपका 5 और 25 की टेबल में 3 तो ये 1/v हो गया, -5 + 3 -2/75 इज इक्वल्स टू 1/v, ठीक है। अब ये आ गया, अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो v इज इक्वल्स टू 75/2 माइनस का, क्लियर। इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास v कितना आएगा, v आएगा -37.5 सेंटीमीटर, ये हमारा v आ गया। आई होप क्लियर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें हाइट ऑफ द इमेज भी निकालनी है। हाइट ऑफ द इमेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला रखेंगे। क्या लिखेंगे, HI/HO। HI मीन्स आपका हाइट ऑफ द इमेज एंड HO मीन्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज -v/u, ठीक है। हाइट ऑफ द इमेज कितना हुआ आपका, हाइट ऑफ द इमेज फाइंड करना है। हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना हुआ, 4, ठीक है, -v। अब देखो मैं ये तो ये लिख सकता हूँ या तो ये लिख सकता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको पुट करूँ। क्यों पुट करूँ, क्योंकि मैं पॉइंट में पुट करूँगा तो थोड़ा कैलकुलेशन ऐसा लगता है, ठीक है। ये करूँगा तो बहुत सिंपल हो जाएगा। देखो कैसे होता है, यहाँ पे मैंने क्या, पहले इसका माइनस फिर इसका माइनस, 75/2 अपॉन राइट 25, ये क्या है हमारे पास HO। फिर से अब HI इक्वल्स टू 4, ठीक है, ये भी माइनस है तो कुछ भी कर लो, एक माइनस आएगा, या तो इसको काट लो, इसको काट लो, किसी को काट लो, ठीक है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, 75/2, क्लियर, ये नीचे आएगा ना, ठीक है, और ये क्या होगा आपका इंटू 25, ठीक है। अब 25 1 ज़ा 25 3 ज़ा, क्लियर, ठीक है। अब ये HI इज इक्वल टू, अब ये 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 × 3/2, ठीक है, ये 2 बचा ना ये वाला, तो ये 1 ज़ा ये 2 ज़ा, तो HI इज इक्वल्स टू -2 × 3, तो ये कितना हो जाएगा, -6 सेंटीमीटर,
तो अपने पास ठीक है हाइट ऑफ द इमेज कितना है, -6 सेंटीमीटर आया। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि वहां पे ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का है, इमेज कितनी बन रही है, 6 सेंटीमीटर बन रही है। मतलब कहते हैं जो साइज ऑफ द इमेज है वो क्या है, ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, एनलार्ज इमेज बन रही है। ठीक है, इमेज कैसी बन रही है, एनलार्ज। ठीक है, राइट। और सेकेंड चीज, ठीक है, आपकी जो कहते हैं इमेज है, राइट, जो आपकी इमेज है वो कैसी बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड बन रही है। तो कैसी इमेज होगी, और नीचे की साइड बन रही है, तो ये कैसी इमेज होगी, ये होगी रियल एंड इन्वर्टेड। ये इसका नेचर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल, ठीक है, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन हमें समझाना है, ठीक है, कि अगर मिरर है या लेंस है, अगर हम वहां पे ऑब्जेक्ट को किस तरीके से रखते हैं तो उसमें हमें किस तरीके से साइन कंसिडर करने होते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको अलग अलग करके समझाऊंगा, क्योंकि एक ही बार आप ये समझोगे तो क्या हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। तो पहले मैं आपको बात करता हूं डिस्टेंस, क्योंकि हम यहाँ पे दो चीजों को कंसिडर करते हैं, एक है हमारा डिस्टेंस और एक है हमारा हाइट। ठीक है, जब हम डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं तो हम 0 0 क्या लेते हैं, हम 0 0 ये पर्टिकुलर, ठीक है, मिरर लेते हैं, या हम इसको पोल को 0 0 लेते हैं। ठीक है, जितनी भी डिस्टेंस अगर हमें मेजर करनी है तो वो सब कहां से होती है, पोल से होती है। पोल क्या है आपका, 0 0 है। ठीक है, यहां पे गए तो फिर आपका यहां से काउंट होगा 1 2 3 4 5, यहां गए तो यहां से काउंट होगा 1 2 3 4 5, राइट। तो पोल हमारा क्या है, 0 0 है। ठीक है, अगर आप पोल के लेफ्ट हैंड साइड हो, अगर आप पोल के लेफ्ट हैंड साइड हो, भले आप क्या कर रहे हो, इमेज को फाइंड आउट कर रहे हो या ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर रहे हो, तो वो क्या होगा, हमेशा पोल के लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा आपका, ठीक है, नेगेटिव होगा। किस केस में, डिस्टेंस के केस में। क्लियर, याद रखना, डिस्टेंस के केस में हमेशा जब भी आप क्या करोगे, मिरर के लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऐसे ही आप जब मिरर के राइट हैंड साइड जाओगे तो हमेशा क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ भी है, डिस्टेंस टूवर्ड्स राइट इज पॉजिटिव एंड डिस्टेंस टूवर्ड लेफ्ट इज नेगेटिव। क्लियर, ये तो अपन ने डिस्टेंस का देख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हाइट का देखते हैं। तो जब हम हाइट कंसीडर करते हैं ना, तो हमें क्या करना होता है, हमें ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसको देखना होता है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की साइड है तो उसकी हाइट हम पॉजिटिव लेंगे, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो उसकी हाइट हम नेगेटिव लेंगे। तो देखो, हाइट अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, हाइट नेगेटिव डायरेक्शन आपका, हाइट डाउनवर्ड डायरेक्शन आपका नेगेटिव, राइट। ये है, ठीक है। तो हमने कितने पॉइंट कर लिए, 1 की एक नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड होगी तो डिस्टेंस नेगेटिव, 2 कहते हैं लेफ्ट हैंड, अगर राइट हैंड साइड डिस्टेंस हुई तो पॉजिटिव, 3 अगर आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस है अगर उसके ऊपर आपका कहते हैं ऑब्जेक्ट हुआ तो उसकी हाइट पॉजिटिव 3, ठीक है। और अगर आपका प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आपका ऑब्जेक्ट हुआ तो वो आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। 4 पॉइंट्स हो गए। एक पॉइंट ये होता है कि हमेशा हम यही मान के चलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा क्या होता है, आपका लेफ्ट हैंड साइड प्लेस होता है। तो हमेशा इसलिए हम क्या कंसीडर करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या करते हैं, हम नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि हम उसको कंसीडर ही कर रहे हैं कि वो लेफ्ट हैंड साइड में हो। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो जो मैंने आपको बातें बताई वही आपके 5 के पॉइंट है, ठीक है। सबसे पहले कि ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, हमेशा क्या होता है, जो मेजर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ऑल डिस्टेंस, ठीक है, आपका एक्स एक्सिस से बताया गया पॉजिटिव, ठीक है, ये सब चीजें हैं। होरिजन अपना क्या कहते हैं, 0 0 होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है, ऊपर की साइड है तो पॉजिटिव, नीचे की साइड है तो आपका नेगेटिव, यही सारी चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि ओम्स लॉ एंड डिराइव इट्स फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको पता है ओम्स लॉ हमारे इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन में से है, ठीक है, और इसका फॉर्मूला हमें डिराइव करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, ओम्स लॉ एक्चुअली बताता क्या है, ठीक है, वो एक रिलेशनशिप बताता है। क्या बताता है, एक रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप किसके बीच में होती है, तो ये रिलेशनशिप होती है आपका करंट एंड वोल्टेज के बीच में, ठीक है, करंट और वोल्टेज के बीच में होती है। अब ये देखिए ओम्स लॉ कहता क्या है, यहां पे पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, मैं आपको समझाता हूं। देखो
ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ कहता है कि जितना आप वोल्टेज प्रोवाइड करोगे, जितना आपके पास बैटरी होगी, जितना आपके पास ईएमएफ होगा, ठीक है, जितना आपके पास वोल्टेज होगा, वो हमेशा क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। मतलब आप जितना ज़्यादा आप वोल्टेज रखोगे, बैटरी रखोगे, जितना ज़्यादा आप उसको पावर दोगे, ठीक है, उतना ही करंट आपका क्या होगा? आपका जनरेट होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, और इसमें लास्ट में ये भी होता है कि प्रोवाइडेड, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट। मतलब फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट होनी चाहिए, जैसे टेम्परेचर हुआ, ह्यूमिडिटी हुई, इन सब चीज़ों का कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये जो हमारा है कि पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ये तभी क्या होगा? तभी आपका ये, ठीक है, फॉलो करेगा, अदरवाइज ये फॉलो नहीं करता, ठीक है। प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशंस, ठीक है, कांस्टेंट। अब क्या होता है कि आपको पता है जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, अब जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कांस्टेंट यूज किया? दैट इज आर, ठीक है। सिर्फ देखिए 2 लाइन का ही तो डेरिवेशन है, यहाँ पे भी 2 लाइन का डेरिवेशन है, ठीक है। आई इज दिस, ठीक है, आई इज दिस, और ये आई इज दिस, और ये आपका v इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। इतना सिंपल डेरिवेशन है, ठीक है, v इक्वल्स टू आई आर। अब ये r के बारे में हम बात करते हैं कि व्हाट इज r, ठीक है। तो r इज रेजिस्टेंस, r कांस्टेंट है हमारा, तो r हमारा क्या है? रेजिस्टेंस है, ठीक है। एंड क्वेश्चन इज व्हाट इज रेजिस्टेंस? तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि ये मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है जो फ्लो ऑफ करंट को क्या करती है? अपोज करती है, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी होती है जो क्या कहते हैं? करंट के फ्लो को क्या करती है? आपका अपोज करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम, ठीक है। तो हमारे पास इधर ही से फॉर्मूला आता है v इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। यहां से फॉर्मूला आता है v इज इक्वल्स टू आर अपॉन आई, ठीक है। v इज इक्वल्स टू v अपॉन आई इज इक्वल्स टू आपका r। तो इधर से हमारे 3 जो फॉर्मूलेज होते हैं वो आपके क्या होते हैं? ड्राइव होते हैं, दैट इज ये दिस। यहां पे हमारा सेक्शन सी सैंपल पेपर 6 का पूरा फिनिश हुआ, ठीक है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।